ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में कि इन्फेक्शियस डिजीज हमारे लिए क्या हो सकती है। इन्फेक्शियस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो चीजें इन्फेक्शन के थ्रू आए। इन्फेक्शन का मतलब क्या है? किसी भी आउटर सब्सटेंस का हमारी बॉडी में एंटर कर जाना, यानी किसी भी तरीके का माइक्रोब हो सकता है, किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या किसी भी तरीके का पैथोजन हो सकता है वो हमारे लिए। तो उसके टाइप्स के थ्रू होने वाली जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इन्फेक्शियस डिजीज में जो हमारे पास जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान दीजिए सभी। सबसे पहला आ सकता है वायरस। हमारे लिए क्या? वायरस। अब वायरस से होने वाली डिजीज कौन कौन सी हो सकती है जी? सर पोलियो, इन्फ्लुएंजा, डेंगू। बताओ जी। पोलियो, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, फीवर, डेंगू। एड्स। सर डेंगू तो सर मॉस्किटो से होता है। सर डेंगू तो मॉस्किटो से होता है। डेंगू मॉस्किटो से होता है, बट मॉस्किटो के अंदर जो चीज काम कर रही होती है वो हमारे लिए एक वायरस ही होती है। ठीक है जी। ओके सर। उसके अंदर जो होता है वो वायरस ही होता है। चिकन पॉक्स। ठीक है जी, चिकन पॉक्स हो गया। सर पोलियो। सर टीबी। ठीक है जी। सर कोविड काउंट नहीं होगा? सॉरी सर कोविड। बिल्कुल, सबसे लेटेस्ट कोविड। सर पोलियो। ठीक है जी, पोलियो लिख लिया। ठीक है, स्मॉल पॉक्स। इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास? ओके, क्लोज कर सर दो। कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड हो गया हमारे लिए, ये भी एक तरीके से वायरस से ही काम करता है। ठीक है जी। इसके अलावा फिर हमारे लिए आती है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन कौन सी होती है जी हमारी? सर टेटनस। जैसे टाइफॉइड, कॉलेरा। कॉलेरा। सर ट्यूबरकुलोसिस tetanus। बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है? सर वायरस है ना वो तो। ट्यूबरकुलोसिस टीबी वायरस से होता है, बैक्टीरिया से? ट्यूबरकुलोसिस वैसे सही बात है, ट्यूबरकुलोसिस तो आपका बैक्टीरिया से होना चाहिए ना, वायरस से क्यों हुआ? यस सर। ठीक है जी। इसके यस सर, अलावा वो और क्या? बैक्टीरिया। सर एंथ्रेक्स। बैक्टीरिया से और हो सकता है जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। यस। ठीक है जी। तो यानी ये सारी जो डिजीज हैं ये क्या है? हार्मफुल डिजीज नहीं होती, इनको हम बेसिकली एंटीबायोटिक्स लेके खत्म भी कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स लेके इनको हम खत्म भी कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है सबसे पहले उसे रोकती है एंड उसे खत्म करने का, उसे किल करने का काम करती है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। इसके अलावा एक और चीज आती है हमारे लिए, वो कौन सी है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमारे लिए कौन कौन सी डिजीज लगा सकता है? सर मलेरिया, वो भी प्रोटोजोअन मस्किटोज होते हैं। मलेरिया। एक होता है कालाजार। यस सर। ठीक है जी। इसके अलावा फिर एक और जो चीज होती है वो होती है हमारी फंगी। फंगी से कौन कौन सी चीजें हो सकती है हमें? फंगी जो होती है वो बेसिकली हमें सबसे ज्यादा स्किन इन्फेक्शन प्रोवाइड करती है। जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, स्किन में दाने पड़ जाना, रैशेस पड़ जाना, वाइट वाइट पड़ जाना स्किन का, यस सर। तो ये सारी जो और डिजीजेस acne। हैं ये सारी हमारी क्यों होती है? फंगस की वजह से, फंगी। ठीक है। सर प्रोटोजोआ होते हैं स्लीपिंग सिकनेस। वॉर्म्स। वॉर्म में हमें क्या होता है? intestinal worm infections। एलिफेंटिएसिस, जिसे कहते हैं हाथी पांव, हिंदी में कहते हैं हाथी पांव। इसमें क्या होता है? पैर में बड़ी सी सूजन आ जाती है जी, वो आ जाती है। इसके अलावा Yes, वॉर्म्स sir. जो होते हैं ये हमारे फूड आर्टिकल्स के थ्रू हमारे पेट में जाके और हमारे इंटेस्टाइन को ब्लॉकेज करने का काम कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो ये इंटेस्टाइन यानी फूड डाइजेशन वगैरह के प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। तो ये सारी जो डिजीज है ये सारी क्यों है, ये सारी जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब क्या है, ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटी चीजें, छोटे पार्टिकल जो हमारी बॉडी में अंदर आए और आके उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करें। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes, sir. सर टेकन। So taken. अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास जो इन्फेक्शियस डिजीज आती है वो आती कैसे है, मीन्स क्या है उसके, मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग। ठीक है जी, मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग। यानी कि फैलने का कारण क्या है, बीमारी हम तक पहुंची तो वो पहुंची कैसे, फैली कैसे। सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है एयरबॉर्न डिजीज। सर एयरबॉर्न वाटर, डिजीज आ जाती है सर कॉमन कोल्ड, निमोनिया। जिंदगी दुश्वार कर रखी है भैया, कोविड-19। यस सर। देखिए अपनी एक एयरबॉर्न डिजीज ही है, हवा से पैदा होती है और हवा में ही, मतलब हवा के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं इसके वायरसेस। ठीक है जी। इसके अलावा कफ, कोल्ड, ये सारे जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत जल्दी हवा में ट्रेवल करते हैं पार्टिकल्स इसके। ठीक है, यानी कि बेसिकली होता क्या है, होता ही है कि जब भी हम खांसते छींकते हैं, सपोज मेरे अंदर कोई वो बैक्टीरिया या हार्मफुल पैथोजन है और जैसे मैंने वो खांसा या छींका तो जो एयर वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट जब वो हवा में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, उसी हवा में कुछ देर के लिए टिकते हैं। अब अगर उसी हवा में कोई और पर्सन आके सांस लेता है, इनहेल करता है, तो क्या होता है, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस बंदे की बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं। ठीक है जी। जैसे स्मोक करना होता है, सिगरेट पीना होता है, अब स्मोक करने वाला जो पर्सन होता है उसे इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं होती उससे, जो पर्सन पी रहा है वो सिगरेट, जो खुद यूज कर रहा है वो सिगरेट, तो उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर जिसके अंदर वो स्मेल, वो धुआं जाएगा, जब उसने धुआं छोड़ा अपने अंदर से, तो उसके लंग्स के सारे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स भी उस धुएं में मौजूद हो सकते हैं आसानी वो से। औरों को हार्म वो करता है। इन्फेक्शियस पार्टिकल्स उस धुएं के, स्मोक के थ्रू किसी हेल्दी पर्सन के अंदर भी जाते हैं, जिससे कि सेम टू सेम बीमारी उसे भी लगना बहुत आसान है। ठीक है जी। तो स्मोक करते हुए बंदों के पास ना जाने का एक ये कारण भी होता है, लोग कहते हैं कि अरे धुएं से क्या हो जाता है, इतने से धुएं से क्या बिगड़ जाएगा तेरा, बट इट्स नॉट अबाउट ओनली स्मोक, इट्स ऑल अबाउट कि उसके साथ के उसकी बीमारियों के पार्टिकल भी तो आप इनहेल कर ही रहे हो साथ के साथ। बात समझ रहे हो? तो यानी वो भी आपके लिए क्या है, एक बड़ी समस्या बन जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा फिर हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है, वाटर बॉर्न डिजीज। क्लोरिया, कोलेरा। ठीक है जी। और क्या हो सकता है, एक जिसे कहते हैं हैजा, वो भी हमारी इसी वाटर बॉर्न डिजीज में आती है। अब वाटर बॉर्न डिजीज का कारण क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज का कारण ये है कि हम जो पानी स्टोर करते हैं, कई बार हम वो पानी पूरी तरीके से, ठीक तरीके से स्टोर नहीं कर पा रहे, उसे कवर नहीं कर पा रहे। कई बार होता है गाँव वगैरह में क्या होता है, मटकों में पानी भर के रखा जाता है। अब मटकों में पानी जब उसमें से निकालने के लिए क्या करते हैं लोग, गंदे हाथों का ही इस्तेमाल कर लेते हैं या गंदे वेसल का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। जो ग्लास वगैरह उसके अंदर डाला गया निकालने के लिए, वो ग्लास में कुछ जर्म्स रह गए तो वो जर्म्स सीधे सीधे पानी में एंटर कर गए। अब जब वो पानी में रह गए तो वो पानी के थ्रू किसी भी पर्सन की बॉडी में बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो यानी कॉन्टेमिनेटेड वाटर हमारे लिए सबसे बड़ा एक सोर्स है इस तरीके की डिजीज को स्प्रेड करने का। ठीक है जी। पानी में अगर हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तो वो सीधा सीधा आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत इजीली। क्लियर है मेरी बात? यस इसके अलावा Yes, sir. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है हमारे लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो डिजीज है जिसमें कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, यानी ब्लड के कांटेक्ट में आने से बेसिकली बीमारियां ट्रैवल करती हैं। इसमें सबसे बड़ी क्या हो सकती है, जैसे HIV, AIDS,
ठीक है जी। HIV एड्स इसकी फुल फॉर्म पूछता है हमेशा एग्जाम में। हाँ जी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV की बताओ। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड वायरस। ठीक है जी। HIV और एड्स एक अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू तो ये ट्रेवल कर ही सकते हैं, इंटरकोर्स के थ्रू तो ट्रेवल कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से ब्लड का कांटेक्ट आया, अगर हार्मफुल ब्लड के कांटेक्ट में कोई भी एक हेल्थी पर्सन आया, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, रोड पे कोई एक पर्सन अगर पड़ा हुआ है, कोई डैमेज पर्सन पड़ा हुआ है, या मतलब एक्सीडेंट में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका ब्लड अगर निकल रहा है और उस दौरान में आपने उसको टच किया और आपके हाथ में कहीं बाउंड था ऐसा जिससे ब्लड रिस रहा हो या ब्लड के कांटेक्ट में आने की कोशिश हो सकती हो, संभावना हो, तो चांसेस है कि ये आपको भी लग सकती है। जो इंजेक्शंस की जो नीडल्स होती है, हालांकि अब तो डिस्कार्ड किया जाता है उन्हें रेगुलरली, बट कई बार होता है कि डॉक्टर्स नहीं भी कर पाता है या गलती से हो जाती है, वो एक बड़ा कारण हो सकता है। शेविंग ब्लेड्स हम यूज कर रहे होते हैं, जब हम बार्बर शॉप पे शेविंग करवा रहे होते हैं, उस दौरान में भी कई बार होता है कट लग जाते हैं, तो वो ब्लड का ट्रांसमिशन पॉसिबल है। इसके अलावा फिर क्या हो सकता है, अगर ब्लड ही कॉन्टेमिनेटेड हो, तो कई बार हम ब्लड का जब ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, ब्लड चढ़ा रहे होते हैं किसी एक ऐसे पर्सन को जो हेल्दी है, तो कई बार होता है कि कॉन्टेमिनेटेड ब्लड ही दूसरे को चढ़ा दिया गया, तो वो सेम टू सेम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मदर में हो, अगर सपोज ये जो बीमारी है अगर मदर में हो, तो बहुत आसान है कि ये बच्चों में आ सकती है। बट कहने का मतलब क्या है कि कभी भी हार्मफुल तरीके से जो ब्लड का कांटेक्ट है, हार्मफुल ब्लड के कांटेक्ट में आने से ही होगा, केवल और केवल ब्लड के कांटेक्ट में, और किसी तरीके से नहीं। साथ बैठने उठने खाने पीने इस तरीके से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी। केवल और केवल ब्लड के कांटेक्ट में आने से, इन्फेक्शियस ब्लड के कांटेक्ट। ठीक है जी। इसके अलावा फिर होता है हमारा स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वेक्टर्स। थ्रू वेक्टर्स। नाउ ये वेक्टर क्या है जी, बताओ। सर ये जो एनिमल्स कैरी करते हैं, जो अपने मतलब बॉडी पे उनके पोलन्स रह जाते हैं, जैसे घरों में हम पेट्स लेके रखते हैं, ठीक है, कितने हैं यहाँ पे डॉग लवर, कुत्ता पालने के शौकीन? सर मी। सर मी। अब घर में डॉग है सबके? या हैं? अरे आपके अलावा सर। असली का डॉग है? यस सर। तो अब वो डॉग घर के बाहर रहता है, अंदर रहता है? सर अंदर। अंदर बेड में सोता है? सर अलग से एक बेड है। उसके लिए अलग से बेड बनवा रखा है? वाह, घर वाले तो बड़े खुश हैं कि बड़े अच्छे तेरे लिए भी बेड, डॉग के लिए भी अलग से बेड, दो बेड पूरा खर्चा कर रहे घर वाले तो। मतलब कहने का क्या है, अच्छा सुनो मेरी बात, मतलब कहने का ये है कि जब हमारे पास जो भी पेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी एक वेक्टर का काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई पेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे रोड साइड घूमते हैं, आपके दिन भर में इधर उधर घूमना शुरू करते हैं। तो डॉग्स या कोई भी एनिमल, व्हाटएवर एनिमल, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज है। एनिमल्स को पालना, उनको केयर करना बहुत अच्छी चीज है, और बहुत कम लोग ऐसा जो कर पाते हैं। ऑब्वियसली मेरे जैसे तो नहीं कर सकते, ठीक है, बट अगर कोई कर रहा है तो ये ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चीज है। और पर होता क्या है, हम उन्हें रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। डॉग्स क्या करते हैं, बाकी चीजों के कांटेक्ट में भी आते हैं, बाहर जाते हैं, इधर उधर घूमना फिरना, दूसरे डॉग्स कांटेक्ट में आना, यानी बहुत आसान है कि उनके थ्रू कोई भी, उनकी स्किन के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस, कोई भी हार्मफुल पैथोजन हमारी बॉडी में या हमारे घर में एंटर कर सकता है।
अब उसके बाद वो डॉग आके आपके बेड में सोता है, आपके साथ बैठता है, आपके साथ खाना खाता है, तो माइट भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जिसके थ्रू वो आप तक भी ट्रांसमिट की जाए, वो डिजीजेस, वो पैथोजन आप तक भी पहुंच सके। इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास? फ्लाइज होती है जी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है कौन सी चीज? डोमेस्टिक फ्लाइज। डोमेस्टिक फ्लाइज कौन सी होती है? डोमेस्टिक फ्लाई मतलब मक्खियां, मतलब मक्खियां, मच्छर, ठीक है जी। मॉस्किटोज, मॉस्किटोज, फ्लाइज, पेट्स, ठीक है जी। ये सारे क्या है? ये सारे हमारे लिए वो वेक्टर्स हो सकते हैं, वो वेक्टर्स जो कि हमें हार्मफुल पैथोजेंस के और नजदीक ले जाएं, ठीक है जी। तो सर ये भी, हाँ जी, सर एक इन्फेक्टेड पर्सन को हम वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं, मतलब उसकी स्किन पे भी कोई ऐसा एजेंट है जो कि इन्फेक्शियस हो सकता है, तो उसको भी हम वेक्टर तो बोलेंगे? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फॉर्माइट बॉर्न डिजीज कहते हैं बेसिकली। उसको आप वेक्टर ना मान के उसे क्या कहते हैं? फॉर्माइट बॉर्न डिजीज। थ्रू पेशेंट, यानी कि आप किसी बीमार व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं, किसी बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, उसके साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो माइट भी ऐसा पॉसिबल है कि उसके जो हार्मफुल पैथोजेंस है वो आपकी बॉडी में भी एंटर कर जाए। जैसे कोविड वगैरह की बात आती है, तो अब कोविड कैसे फैलता है? मैं सबसे पहली बात कि आप कांटेक्ट में आ जाओ किसी की कोविड के पर्सन के, माइट भी चांस है कि आपको भी वो होने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं, ठीक है जी। तो यानी वो तो वायरस है, देखो। और अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये दावा भी होता है कि भाई मैं चाहे जितने मर्जी कोविड पेशेंट के साथ रह लो, मुझे नहीं हो सकती कोविड। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स अ कोइंसिडेंस कि वो वायरस आपकी बॉडी में नहीं आया। होने को ये भी हो सकता है कि आपने सिर्फ हैंडशेक किया उसके साथ और तब भी आपकी बॉडी में वो वायरस आने के चांसेस पूरे पूरे हो सकते हैं। होने को ये भी हो सकता है कि आप पूरा दिन रात उसके साथ खाए बैठे उठे और फिर भी आपको ना हो। तो इट्स अ कोइंसिडेंस, बट यू डोंट नीड टू टेक दिस रिस्क, ठीक है जी। अब इस तरीके के रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं मैं अभी चेक करके देखूंगा मेरे को होता है नहीं होता, मेरी इम्यूनिटी तो बहुत स्ट्रांग है एंड ऑल दीस थिंग्स, ठीक है जी। ये तो मूर्खता ही होगी पूरी तरीके से। सर हाँ जी, सर फूड वेक्टर होता है एक? बिल्कुल। अगर फूड जैसे खुला हुआ खाना रखा होता है, खाने में हमारे, देखो, फूड इज नॉट अ वेक्टर, पहली बात। बट फूड के ऊपर जो फ्लाइज बैठी वो हमारे लिए वेक्टर है। फूड तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक डाइट का हिस्सा है, वो तो, वो अगर हम ना ले तो भैया जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। पर जो फूड के साथ जो हमारे पास जो उस पे मक्खी मच्छर या खुले में रखने से जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, वो हमारे वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो है। तो वेक्टर यहाँ पे फ्लाइज। सर जैसे किसी किसी स्वीट शॉप पे होता है, उसको खाने से हमारा पेट वगैरह खराब हो जाता है। तो यार कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब तो ये है ना कि भाई आपने खराब तरीके से खाना ही खाया। अब खाना अगर आप बना रहे हो पूरे सही तरीके से तो उसमें कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, बट खाने को बना के रख दो तब उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू होती है धीरे धीरे। अगर वो सही तरीके से बनाया गया है तो खाने में कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती जी। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। Yes. चलिए, फिर इसके अलावा दो और टाइप होते हैं। एक होते हैं हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसमिशन और एक होते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो कि हमें डायरेक्ट 1% 2% काम कर जाते हैं। जैसे कौन कौन से हुए हमारे पास? जैसे एड्स, टिटनस, ठीक है जी। एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती होंगी हमारी जो वेक्टर्स के थ्रू लगती हैं? जैसे मलेरिया, हमें इनडायरेक्टली किसी पर्सन से नहीं लग सकता है डायरेक्टली, पर ये लगता है हमें जब कोई वेक्टर हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है। वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हमारी हो सकती है, इसको नोट डाउन कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया?
Yes, sir. Yes, sir. सर एड्स के नीचे क्या लिखा है? वाटर बॉर्न डिजीज, मलेरिया, टेटनस। ओके सर। सर आपने थ्रू में यू की जगह वाई कर दिया। चले आगे बढ़े। यस सर। Yes. अब हम बात कर रहे हैं कि हमें मीन्स ऑफ स्प्रेड के बारे में पता चल गया। सपोज फिर भी कोई बॉडी हमारी बॉडी में एंटर कर गई, तो कोई डिजीज हमारी बॉडी में एंटर कर गई, तो अब क्या कैसे पता चलेगा कि भैया हमें कोई बीमारी है या नहीं है? तो आती है बात सिम्टम्स। सर टेस्ट होते हैं सिम्टम। देखो अब सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे हमें पता चलता है, याद रखना। देखो सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हमें ये बताते हैं कि अच्छा, दो चीज होती है, एक होती है सिम्टम्स, एक होता है साइन। इसके बारे में डिफरेंस पढ़ दो, सिम्टम्स और साइन पूछता है हमेशा। सर सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ डिजीज। सिम्टम्स एंड साइंस, ठीक है जी। सिम्टम्स याद रखना, ये क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ डिजीज। प्रेजेंस ऑफ डिजीज। डिजीज साइंस क्या करते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिसीज। पर्टिकुलर सर आ सकता है ना ऐसे भी? सॉरी सर ऐसे सर, डिफरेंशिएट करना भी आ सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, सिम्टम्स आर कलेक्टिव, बट जो साइंस होते हैं दीज आर डिस्टिंक्ट, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या था, देखो सिम्टम्स का मतलब है कि भैया एक ही जैसे सिम्टम हो सकते हैं बहुत सारे डिजीज के भी, पर जो साइंस होते हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है जी। लूज मोशन हो जाना, सर चकराना, ये सारे सिम्टम्स किस चीज के वो इंडिकेट करते हैं? ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर चुका है, ठीक है। लूज मोशन तो हालांकि अपने आप में एक वो है, एक डिजीज ही है। तो मतलब क्या है कहने का कि सिम्टम्स जो हो सकते हैं वो एक कलेक्टिव बड़ा सा डेटा देता है हमें, जबकि साइंस जो होते हैं वो हर एक बीमारी के लिए, हर एक डिजीज के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट होते हैं जी। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. यस सर। यस ठीक है। बेसिकली सिम्टम्स और साइन दोनों ही चीजें हमारे लिए क्या होते हैं, दोनों ही एविडेंस होते हैं हमारे लिए किसी डिजीज के होने या ना होने का। अगर वो सिम्टम्स नहीं है तो मतलब कोई बीमारी नहीं है, पर सिम्टम्स दिख रहे हैं अगर, तो हमें वो प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सीधे ही जाते ही कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है जी। Yes, आपके sir. डाइजेशन से रिलेटेड, आपकी ब्रीदिंग से रिलेटेड, कोल्ड कफ से रिलेटेड, क्या खाया था, क्या पिया था, क्या निकाला था, सब कुछ पूछता है वो, इस तरीके की बातें, ठीक है जी। Yes. और इसी तरीके की बातों के हिसाब से वो कंक्लूड करता है कि आपको क्या कौन सी डिजीज हो सकती है। क्लियर है मेरी बात? Yes, यस sir. सर। सर कंक्लूड करने के बाद वो टेस्ट होते हैं ब्लड वगैरह के भी। बहुत अच्छे से। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं, सिम्टम्स के बारे में पता चल गया अब हमें। अब हम बात कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में देखो हमारा सबसे मेन काम क्या होता है। सबसे मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। सबसे पहला काम है इनहिबिशन द ग्रोथ, इनहिबिशन
ऑफ पैथोजन। ठीक है जी। दूसरा काम क्या है हमारा, रिपेयर। सबसे पहले ग्रोथ को रोकना, देन किल द in the presence of पैथोजन। यानी कि जो उसमें पहले से मौजूद है उनको खत्म करना, और फिर रिपेयर ऑफ द डैमेज पार्ट। सबसे पहला काम क्या है कि उसकी ग्रोथ को रोकना। जो ग्रोथ हो रही है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब भी बढ़ते जा रहे हैं, उनकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोको, किसी भी तरीके से उनको बढ़ने से रोकना, पहला काम है। दूसरा काम क्या है, उनकी जो प्रेजेंस है, जितने वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उन सबको खत्म करना, मारना। और तीसरा हमारे लिए क्या काम है, रिपेयर करना। जो चीज जिसकी वजह से जो चीजें खराब हुई, उनकी प्रेजेंस से जो चीजें खराब हुई, अब उनको रिपेयर करने का काम शुरू होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम है रोको, फिर मारो, और फिर जो नुकसान हुआ उसको पूर्ति करो। ठीक है। सो अब प्रिवेंशन में जो हमारे पास सबसे जो पहला आता है, जो हमारे पास जनरल वेज आते हैं प्रिवेंशन के, तो इनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है जी। ठीक है। अब हम इससे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ, इसके बाद बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेकन सर। ठीक है जी। अब ये बात समझ में आ गई ना कि सबसे पहला काम क्या है। जैसे ही हम दवाई लेना शुरू करते हैं, तो दवाई हमने ली एंटीबैक्टीरियल, सपोज एंटीबायोटिक अगर हमने ली, तो वो एंटीबायोटिक सबसे पहला काम क्या करेगी, एंटीबायोटिक सबसे पहले उसकी ग्रोथ को रोकेगी। ठीक है। फिर उस ग्रोथ के बाद एंटीबायोटिक के साथ एक किलिंग की मेडिसिन भी दी जाती है। जनरली बेसिकली 2 से 3 गोलियां दी जाती हैं आपको एक ही बार में। तो उन 2-3 गोलियों का जो तरीका होता है वो यही होता है। फिर दूसरा काम क्या है, जो प्रेजेंट है उसे मारो, और फिर तीसरा काम क्या है, रिपेयर। यानी कि क्या करना है, आप रेस्ट लो और डैमेज सेल्स, डैमेज पार्ट। यानी कि अब तीसरा काम क्या है कि जो चीज डैमेज हो गई है उस चीज को रिकवर करो। तो डॉक्टर हमेशा ये बोलते हैं कि भाई जब भी दवाई वगैरह लेने के बाद लोग कहते हैं बेड रेस्ट दो अभी ने। रेस्ट के लिए क्यों बोला जाता है, रेस्ट करने से जो हमारी बॉडी की जो डैमेज सेल्स है वो सबसे जल्दी रिकवर होती है। हमारी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए जो रिकवरी टाइम होता है वो कब होता है, जब रात को हम सोते हैं। याद रखना, आप कितने मर्जी, हाँ ना, आपके लिए स्पेशल है, आप कितने मर्जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा लो, आपकी स्किन में कोई ग्लो नहीं आ सकता। बॉयज सर मैं लगाती ही नहीं हूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं लगाते और भी अच्छी बात है। सर क्यों अगर कोई लगा इतना के रहे, खराब करना है? तो लगाने के बाद अगर आप मेहनत कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि रात को सोने से पहले आपको स्किन पे जो चीज अप्लाई करनी है, जो गोली दवाई खानी है, वो सोने से पहले खाओ। सबसे बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले। रात को सोने का वक्त जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी के लिए हीलिंग टाइम हो रहा होता है। बॉडी ऑटोमेटिकली अपने हर एक चीज को हील करने में लगी होती है। आप देखोगे सबसे ज्यादा बॉडी में चेंजेस जो आएंगे वो रात को सोते वक्त ही आते हैं। बच्चे जो लंबे होते हैं ना, वो सोते वक्त ही लंबे होते हैं, याद रखना। दिन भर इधर उधर खेलते कूदते रहते हैं, तब उनकी हाइट का नहीं पता चलता, पर जब वो सो जाते हैं तब उनकी हाइट जो होती है, वो जो भी ग्रो कर रही होती है, वो 1 mm 2 mm व्हाटएवर इट इज, वो तब सोते वक्त काम कर रहे होते हैं बेसिकली। दिन में काम नहीं हो रहा था। और इवन ये भी एक नोटिफाइड बात है कि सोते वक्त जो बच्चों की, टीनेजर्स की हाइट होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है पूरे दिन के मुकाबले। जब आप सो रहे होते हो तो आपकी हाइट हल्की सी बढ़ जाती है, हालांकि नेक्स्ट डे में अगेन वो उतनी ही रिकवर हो जाती है। ठीक है जी। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि रात को जब भी आप सो रहे हो तो हमेशा पूरी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करके सोना चाहिए, पानी पी के सोना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि बिना पानी पिए सो गए, पूरी रात बॉडी प्यासी रह जाएगी, समझ लो। और सर्दियों में प्यास लग रही है तो समझ लो जान का खतरा है। अगर नाइट में, सर्दियों में आपको शाम के समय प्यास लग रही है, रात को ज्यादा प्यास लगती है, सुबह उठ के पीऊंगा अब तो पानी और ऐसे सो जाता हूँ,
समझ लो मृत्यु का खतरा है सीधा। सर्दियों में पानी का लेवल जब बहुत एक पर्टिकुलर लेवल पे डाउन हो जाता है, केवल तब हमें पता चलता है कि हाँ प्यास लग रही है। हमारी बॉडी की हर एक सेल जो है वो 70 to 80% जो है वो प्रॉपर वाटर से मिलकर बनी, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से बनी हुई है। ठीक है जी। अब वाटर मॉलिक्यूल्स में जब 1% की कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है तो हमें प्यास लगना शुरू होती है, समझ रहे हो। किंतु अगर हम सही समय पे सही टाइम पे सही पानी ना पिए तो क्या होगा, तो हमारे लिए ये होगा कि वो कंसंट्रेशन और डिक्रीज हो जाएगी। और गर्मियों में तो फिर भी हमारा ये वाला हिस्सा हल्का सा भी सूखा होता है, हल्का सा भी हमें लगता है कि हाँ चलो गला सूख रहा है तो तुरंत हम पानी पी लेते हैं। बट सर्दियों में क्या होता है कि हमारा जो गला सूखने वाला प्रोसेस होता है वो नहीं हो रहा होता। सर्दियों में जब ओवरऑल बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, बिल्कुल पानी से खत्म हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि अरे प्यास लग रही है, पानी पी लेना चाहिए। और सर्दियों में यकीन मानो हम पानी फिर भी नहीं पीते। आप में से कितने ऐसे जिन्होंने अभी पानी पिया है, आपने याद में पुष्कर लास्ट टाइम पानी कब पिया था? आज सभी क्लास से पहले ही पिया था। क्लास से पिया था? क्लास से पहले? सर मैंने भी Yes, क्लास से sir. पहले ही पिया था। सर मैंने तो अभी अभी पिया है। अब याद है ना बेटा, इसलिए पिया है ना? नहीं सर, मैं बहुत पानी पीती हूँ, मैं अपनी बॉडी अच्छा, हाइड्रेट। क्लास से पहले कब पिया था पुष्कर? क्लास से पहले पिया, उससे पहले कब पिया था? म्यूट होगा। सर स्कूल वाली क्लास के बाद पिया था। लिटरली स्कूल वाली क्लास दोपहर में 1 बजे हुई थी बेटा। सर मैंने तो सुबह ही पिया था। दोपहर सर 1 बजे के बाद फिर जाके मैंने शाम जब- को 6-6:30 बजे पानी पिया। सर मैं तो हर टाइम सर मैंने तो मुझे प्यास नहीं लगती सर। सर ठीक है, मैंने तो अब सुबह देख लो, 10 अब कह रहा है रात को बजे। पीऊंगा जाके। तो मतलब पूरे दिन में 3 गिलास पानी भी नहीं पिया, पी पाए हो आप। सर मैंने सर मैंने तो सुबह पी। बहुत ज्यादा मुझे जरूरी तो है। सर और यकीन ज्यादा मानो प्यास सबसे लगती ज्यादा है स्किन गर्मी बॉर्न के बाद। डिजीज जितनी होती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, ये सारी डिजीजेस जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से आती है। सबसे पहले जो बीमारी आएगी आपकी बॉडी की, जो आपकी डेफिशिएंसी दिखेगी, वो क्या है? बाल झड़ने की परेशानी आती है। जिन लोगों को भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, समझ लो सबसे मेन कारण यही है कि पानी ना पीना। पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हमारी स्कैल्प जो है, जहाँ पे वो लगे होते हैं हमारे डेंड्राइल्स, वो डैमेज होती है। जाती है स्कैल्प जब ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी पकड़ खोना शुरू कर देती है। पकड़ खोना शुरू कर देती है, बाल झड़ने लग जाते हैं। और यकीन मानो एक बार अगर स्कैल्प ड्राई होना शुरू हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको वापस रिकवर कर पाना। ठीक है जी, ठीक है जी। 1 मिनट लूंगा बच्चे मैं आपका। यस सर। यस सर। ठीक है, सो अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे अपना? हाँ, प्रिवेंशन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। टेकन सर। सर टेकन। सर टेकन। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बाद जो बात आती है हमारी, वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। बताओ जी, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में हमारे लिए क्या क्या चीजें आ सकती हैं? देखो, सीधी सी बात है, दुर्घटना से देरी भली। तो मतलब कहने का क्या है कि सर प्रिकॉशन बीमार होने से अच्छा है कि उसका प्रिवेंशन कर लो। प्रिवेंशन करने का मतलब क्या है? रोकथाम, बचाव, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं चीजों को। तो जनरल में हमारे लिए क्या हो सकते हैं? देखो जी, जनरल में हमारे लिए क्या है? टू अवॉइड एक्सपोजर, एयरबोर्न वेक्टर्स, एयरबोर्न माइक्रोब्स। ठीक है जी, कि जो हमारे हवा से माइक्रोब्स आ रहे हैं, एटलीस्ट उनसे बचो सबसे पहले। जैसे कोविड-19 में आपने सबसे जो बेहतरीन प्रिवेंशन सिखाई हमें आज तक की किसी बीमारी ने, वो भैया कोविड ने सिखाई। सारी दुनिया को बिल्कुल इंसान बना दिया जिसने, वो है कोविड। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? कि भैया जिसे कहते हैं ना कि आत्मा को छू जाना, ये वो वाली बीमारी थी जिसने हमारी आज तक की आत्मा को छुआ है। और ये बीमारी ऐसी थी जिसमें
हमने अपनी पर्सनल हाइजीन से लेके हमने अपनी कम्युनिटी की हाइजीन तक सब कुछ सुधारने की कोशिश करी। मैंने कभी किसी बिल्डिंग में सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं देखी थी। आज मैं हर एक बिल्डिंग में जहां पे भी एंटर करूंगा वहां आपको सैनिटाइजर मिल जाएगा। हाथों में सैनिटाइजर डाल डाल के बेचारे कहते हैं सर हाथ साफ कर लो अपने। तो कितनी अच्छी, ये वही देश है जहां पे हाथों में खैनी रगड़ के और पूरा मैल अच्छे से उतार के ऐसे ऐसे खैनी रगड़ के पूरा 1 घंटा और ऐसे लगा के फिर यहाँ लगा ली जाती थी। ये वही देश है, भारत देश। ठीक है जी। तो वहीं पे आज इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि भैया पहले हैंड सैनिटाइज करेंगे फिर हैंडशेक करेंगे। हाथ मिलाने से लोग डरने लग गए हैं आजकल, नमस्ते करना शुरू कर गए हैं लोग। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपने आप में एक अच्छी कह लीजिए या बुरी कह लीजिए, पर एक मुझे जहां तक लगता है कि एक अच्छी चीज है और समाज को सुधारने में आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है। तो प्रिवेंशन के जनरल वेज हमारे लिए क्या हुए? सैनिटाइजेशन, हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम हर एक चीज को सैनिटाइज कर सकते हैं। जो हम अब तक कहते थे ना कि अरे खाना खाने से पहले कौन हाथ धोए, ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ये किया जा सकता है बिल्कुल, और कर रहे हैं। ठीक है, सभी ने सीख ली ये आदतें। बाहर से आने के बाद तुरंत हैंड वॉश किए जा सकते हैं। सर बाहर से आने के बाद है ना कपड़े कार का बदले जा स्टीयरिंग भी कर सकते हैं। देता है सैनिटाइज। कैसा? सर कार का स्टीयरिंग तक सैनिटाइज करके चलाता है। देखो, कार का जो स्टीयरिंग व्हील है, लॉक्स हैं, हैंडल्स हैं, दरवाजे हैं, उनको हम सैनिटाइज करना शुरू कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं आदमी को सैनिटाइज कर दिया था। शुरुआत में ये ऐसी वीडियोस आती थी कि भैया यस सब्जी सर, पन्नी में लेकर आते थे, सैनिटाइजर ऐसे पॉलिथीन स्टार होता था सैनिटाइजर बनाते थे जो बाहर से आता है। और ऊपर से पाइप लगा के पूरा साबुन से धो देते थे आदमी को, बिल्कुल चकाचक कर दिया करते थे। ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि जनरल प्रिवेंशन अब हम काफी हद तक सीख चुके हैं, और हो सकता है कि इससे आने वाले समय में हमारे पास जो डिजीज के होने के जो चांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएंगे, अगर हम यही आदतें बनाए रखें तो। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्या है? अवॉइड एयर एक्सपोजर। पहले हम मास्क को बहुत एक टैबू माना करते थे कि यार ये तो बड़ी अजीब सी चीज है, कोई मास्क पहन के अगर घूम रहा है तो हम उसे यही मानते थे कि या तो ये अपना मुंह छुपा रहा है या तो इसको कोई बहुत खतरनाक बीमारी है। सर अब तो हर कोई मास्क पहन रहा है। अब हमें पता चला है कि भैया मास्क जो है वो हेल्दी पर्सन पहनते हैं। ठीक है जी। अब हमने पता देखा है कि भैया मास्क पहन के घूम रहा है तो मतलब वो अपना बचाव कर रहा है। ठीक है जी। पहले मेट्रोस में अगर कोई मास्क पहन के निकल जाए तो हम उसे बड़ा वल्गर, उससे अजीब सी नजर से देखा करते थे कि कुछ अलग है इसके पर्सन के साथ। अब हर एक पर्सन मास्क पहन के घूम रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज है कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपना एक पर्सनल दायरा कंप्लीट कर रहा है, पर्सनल दायरा बना के चल रहा है कि हाँ मेरे से कोई डिजीज किसी को बाहर ना जाए और बाहर से कोई डिजीज मेरे पास ना आए। ठीक है जी। पहला हो गया एयरबोर्न माइक्रोब्स के लिए। फिर वाटरबोर्न माइक्रोब्स के लिए, टू अवॉइड एक्सपोजर ऑफ वाटरबोर्न माइक्रोब्स। वाटरबोर्न माइक्रोब्स क्या मतलब है कि जो हमारे वाटर से होने वाली डिजीज थी, पानी को उबाल के पियो हमेशा, पानी को साफ पानी करके पियो हमेशा। ठीक है जी। मिनरलाइज्ड वाटर पियो हमेशा। इसके अलावा फिर वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी हो सकती है हमारे लिए? वेक्टर बॉर्न डिजीज हमारे लिए वो हो गई जो कि इन्फेक्शन वेक्टर से आती थी, जो बाहर से आती थी, जैसे किसी भी डेंगू मलेरिया, मॉस्किटो ब्रीडिंग, मॉस्किटोज वगैरह से आने वाली बीमारियां हो गई, फूड्स वगैरह से होने वाली डिजीज हो गई। तो ये सारी चीजों के लिए हम अब और कहीं ना कहीं कंसर्न हो गए हैं। अब हम खुद कहते हैं कि भैया ग्लव्स का यूज करो गोलगप्पे खिलाते वक्त, है ना। तो यानी इस तरीके की चीजों के लिए अब हम खुद कॉन्शियस होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आ गई है मार्केट में कि हाँ अब हम ऐसा कर सकते हैं। अवेयरनेस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ ही रही है और जो कि बहुत अच्छी चीज है। क्लियर है मेरी बात? यस यस सर। इसके अलावा और क्या हो सकता है? हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वैक्सीनेशन। ये भी हमारे लिए जो इसका प्रिवेंशन का एक बेहतरीन एग्जांपल है। इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी टाइम क्या हुआ एग्जैक्टली? 7:31। 7:32। तो हम अभी के सेशन को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।